का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इस समय प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्यकालीन साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य को पढ़ते टाइम हमने अभी तक मौर्यकालीन करके लास्ट में हमने खत्म किया था मौर्य अर्थव्यवस्था पे, यानी कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को हमने देखा था, जिसमें देखा था हमने कृषि के बारे में चर्चा की थी, प्रमुख उद्योग को देखा था कि वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था, व्यापार में मुद्राओं का भी प्रयोग किया जाता था, कर चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। इन सब कुछ ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को देखा था तथा कुछ हमने जो है कीवर्ड्स को देखे थे, जैसे श्रेणी, निगम, सार्थवाह। अब आप बताइए कि अभी हमने जो श्रेणी, निगम, सार्थवाह बोला है, ये किस लिए, इनका अर्थ क्या होता था, ये किन चीज़ों के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, इनको कल की क्लास में हमने बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों को हमने देखा था। तो आज की क्लास में हम उसके आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो जो हमारा नियम है पढ़ने का, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बढ़िया से समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद समझने के बाद पीपीटी में जाते हैं। वहाँ से चाहे आप लोग आराम से लिख लिया करिए, लेकिन समझने के टाइम समझ लिया करिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लग रहा है कोई समझने वाली चीज़ है तो समझ लिया करिए, क्योंकि होता क्या है कि पीपीटी में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फ्लो में कोई पॉइंट याद आ गया तो एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, पीपीटी में वो पॉइंट नहीं है। चीज़ें दोनों ही आपके सामने हैं, दोनों बगल बगल में रहती हैं दोनों स्लाइड्स, तो आप लोग आराम से देख लिया करिए। तो चलिए आज की क्लास में हम किस पे चर्चा करेंगे, मौर्यकालीन कला के ऊपर। ठीक है, मौर्य कला के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, आपको बता दें कि अभी तक हमने इतिहास में देखा, लेकिन कहीं पे हमने कला नहीं पढ़ा। ठीक है, कला नहीं पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुछ शिल्प या फिर मृदभांड मिल जाते थे, लेकिन अभी तक कोई कला का व्यवस्थित रूप नहीं दिखा। केवल एक काल को छोड़ दिया जाए तो वो काल है आपका सिंधु घाटी। ठीक है, तो सिंधु घाटी को छोड़ दिया जाए अगर, तो अभी तक कोई कला का ऐसा व्यवस्थित काल नहीं मिला है जिसमें कि कलाओं का अच्छे से विकास हुआ हो। तो वही हमें याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात कलाओं का जो व्यवस्थित विकास होता है वो मौर्य काल में ही विकास होता है। ठीक है, यानी कि जो मौर्य काल है इसमें हम देखते हैं कि कलाओं का जो है बहुत अच्छा विकास होता है। ठीक है, कह रहे विकास का मतलब क्या है कि हम देखते हैं बहुत सारी, मतलब जैसे कलाओं का, स्थापत्य कला का बहुत अच्छा विकास होता है विशेषकर। तो ये पीछे के काल में हमने नहीं देखा कि स्थापत्य कला का इतना अच्छा विकास हुआ हो। तो स्थापत्य कला में कहाँ विकास हुआ है तो वो हम बताते हैं। जैसे देखिए इस काल में हम देखते हैं बहुत सारे जो है स्तंभ बनाए जाते हैं। स्तंभ अभी देखेंगे, बहुत सारे स्तंभ अशोक के द्वारा निर्माण कराया जाता है, स्तंभ बनते हैं। ठीक है, गुफाएं बनती हैं, गुफाएं, कई सारी गुफाओं को निर्माण किया जाता है अच्छी क्वालिटी की। राजप्रसाद, महल जिसे बोलते हैं, राजप्रसाद का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित एक विशेष स्थापत्य है जिसको बोला जाता है स्तूप। स्तूपों का निर्माण हुआ इस काल में। और लोक कला में देखते हैं बहुत सारी मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। लोक कला में भी मूर्तियां और मृदभांड विशेषता आते हैं जिनको हम देखेंगे। तो यानी कि मौर्य काल में हम देखते हैं कि स्थापत्य कला बहुत अच्छा, मतलब स्थापत्य कला में जो है नवीनता आती है, और मौर्य काल में स्थापत्य कला नवीन आयामों को छूती है। ठीक है, तो ऐसा जो है, ऐसा विकास कला का जो है हमें इसके पूर्व के कालों में, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो है कहीं नहीं मिलता। आके हमें मौर्य काल में ही इतनी अच्छी व्यवस्थित कला का विकास में मौर्य काल में दिखता है। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तंभों को। ठीक है, स्तंभों को स्तंभों को देखते हैं। तो देखिए ज़्यादातर जो स्तंभ है, हमने आपको लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ाया था ईरानी आक्रमण को पढ़ाया था, तो हमने देखा था कि हम ईरानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा था कि मौर्य कला में राजप्रासाद और जो स्तंभ बन रहे हैं उन इनके ऊपर इनके ऊपर ईरानी कला का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं। तो अभी क्या देखना है, अभी हमें देखना है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्तंभों को देखना है। इन स्तंभों का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो कुछ स्तंभों को देखना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे हमारा सबसे पहले है कि सारनाथ का स्तंभ देखते हैं, सारनाथ का। ठीक है, सारनाथ का स्तंभ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है चार सिंहों वाला, वो इसी सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। जो चार सिंह है वो इसी सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो इसी स्तंभ से लिया गया है। यानी कि आपसे पूछो कि चार सिंहों वाला स्तंभ कौन है, तो सारनाथ राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और इसके जब आप ये देखेंगे स्तंभ ना, तो इसके नीचे जो है चार और जानवर बने हैं। चार और जानवर बने हैं, उन जानवरों को क्या नाम है, वो है घोड़ा आपका, हाथी है आपकी, सिंह है आपका, और बैल है। इसको याद करने का भी एक तरीका है। जैसे जब आप हम मिलते हैं आपसे तो क्या बोलते हैं, आप किसी से मिलते हो तो हेलो, हाल चाल लेते हो ना हेलो बोल के, क्या और बताइए भाई साहब क्या हाल चाल है, हेलो। व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हो ना हेलो हाय, तो हेलो। हाँ, एच से हो गया आपका हॉर्स, ई से एलिफेंट, एल से लायन, ओ से ऑक्स। ठीक है,
ये हो गया आपको ये याद करने का क्रम। उसके बाद आपको और क्या याद करना है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो अभी हमने आपको पढ़ाया। और कुछ आपको याद रखने हैं, जैसे और पूछता है हमें कि शेर, एक पूछता है सिंह, सिंह यानी कि शेर, और आपका कहाँ से मिला है, वो तो 4 सिंह हो गया, और ये जो है केवल सिंगल जो है शेर, तो ये कहाँ से मिला है, इसको आपको याद रखना है कि आपका बसाड़, ठीक है, बसाड़। उसके बाद हाथी, तो ये संकीसा, संकीसा। उसके बाद बैल, रामपुरवा, रामपुरवा। तो ये स्थान के नाम है, ये वहाँ मतलब जो वहाँ पे स्तंभ है उस पे जो है किस पशु की आकृति निर्मित है। जो आपका सारनाथ है वहाँ पे आपके 4 सिंह हैं, 4 सिंह के साथ इन सब की आकृति वहाँ पे निर्मित है, जबकि ये जो है ये सिंह का बसाड़, केवल सिंह बसाड़ में, केवल हाथी संकिसा में, और जो केवल बैल वो कहाँ पे है, रामपुरवा में। तो स्तंभों से रिलेटेड आपको इतने ही पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं। अब ये अशोक के स्तंभ कैसे होते थे, अगर हम छोटी से इसे देख लें, एक जो है उसकी जो है बना करके, बहुत अच्छा तो बनेगा नहीं। देखो ऐसे होता था स्तंभ, ठीक है, एक ऐसे स्तंभ होता था, ये इसका आधार होता था, फिर यहाँ स्तंभ पे जो है ऐसे 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 निर्मित होते थे, यहाँ पे ऐसे पशु बने होते थे, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि अभी आपको मेंस थोड़ी ना लिखना है कि एकदम उसको अच्छे से वहाँ जाके दिखाना है चीज़ों को, तो उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गई आपकी स्तंभों की कहानी। अब हम देखते हैं गुफाओं को, ठीक है, कुछ गुफाओं को देखते हैं। देखिए मौर्य काल में ना क्या हुआ था कि आपके, जैसे हमने देखा था ना, बौद्ध भिक्षुओं को देखा था कि नहीं देखा था, बौद्ध भिक्षुओं को देखा था। और हमने एक संप्रदाय पढ़ा था, आजीवक संप्रदाय। किसको पढ़ा था, आजीवक संप्रदाय। तो उन्हीं इन्हीं जो ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो आजीवक संप्रदाय के लोग हैं, तो इनके लिए ही इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जो मौर्यकालीन शासक थे उनके द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम देखते हैं। बेसिकली हम 2 जगह पे देखेंगे। एक तो बराबर की पहाड़ियों पे गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, पहाड़ियों को काट कर, ठीक है। और जो दूसरा था वो था आपका नागार्जुन पहाड़ी। इन 2 जगहों पे गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। अब किसके द्वारा करवाया गया था और गुफाओं का क्या नाम था, क्योंकि जो गुफाओं को नाम दिया गया था, ठीक है। तो उन गुफाओं के नाम को भी देखेंगे और किसने करवाया था, यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। किस लिए करवाया गया था हमने बता दिया कि आपका ये निवास स्थान के रूप में करवाया गया था। किनके निवास स्थान के रूप में, तो जो आपके भिक्षु होते थे उनके लिए, ठीक है। तो चलिए बराबर की गुफा में आपकी हम पढ़ेंगे टोटल 4 गुफाएं। एक गुफा का नाम चौपार कर्ण चौपार गुफा, दूसरी है सुदामा गुफा, तीसरी है विश्व झोपड़ी, तीसरी क्या है, विश्व झोपड़ी। चौथी जो आपकी गुफा है उसका नाम है लोमस ऋषि, लोमस ऋषि, ठीक है। ये 4 गुफाएं आपकी कहाँ हैं, बराबर की पहाड़ियों में। इन चारों गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। अब कौन करवाया गया था, कौन किसने किया था, तो जो कर्ण चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी वाली गुफा है, इस गुफा का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, अशोक के द्वारा। किस लिए करवाया गया था, तो आजीवक, जो हम पढ़े नहीं थे, आजीवक जैन बौद्ध, हमने जब पढ़ा था तो उसमें एक संप्रदाय देखा था कि महावीर स्वामी के एक शिष्य थे मोगली पुत्र, तो उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो उसी आजीवक संप्रदाय की, जब हम बौद्ध जैन पढ़ रहे थे ना उस समय, तो उन्हीं आजीवकों के लिए निवास स्थान के रूप में अशोक ने इन 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अशोक, एक ये 3 ऊपर वाली 3, ठीक है। अभी एक लोमस ऋषि बची है, तो पहले नागार्जुन देखते हैं फिर लोमस ऋषि देखेंगे, क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड है। तो जो नागार्जुनी पहाड़ी पर जो गुफाओं का निर्माण था, और ये जो बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा का निर्माण था, ठीक है। इस गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। किसने करवाया था, दशरथ ने। अब आप पूछेंगे कि ये दशरथ कौन है, तो ये दशरथ है अशोक का पौत्र, यानी कि अशोक का नाती है। ये कौन है, अशोक का पौत्र है। क्यों, कौन है ये, अशोक का पौत्र है, अशोक का ये पौत्र है। तो गुफाओं के बारे में हमने क्या देखा, गुफाओं के बारे में हमने 4 गुफाओं को पढ़ा, कर्ण चौपाड़, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि। ये चारों गुफाएं आपकी कहाँ हैं, बराबर की पहाड़ियों पे है, जिनमें से 3 का निर्माण अशोक ने करवाया था, 1 का निर्माण लोमस ऋषि ने करवाया था। नागार्जुन की पहाड़ी में
जो है एक गुफा थी, उसका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। यानी कि लोमस ऋषि और नागार्जुन की पहाड़ी में जो गुफाएं हैं उनका निर्माण अशोक के पौत्र ने करवाया था, और ऊपर की कर्ण चौपाट सुदामा विश्व झोपड़ी का निर्माण अशोक ने स्वयं करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो अजीवकों के लिए करवाया था। अजीवक कौन थे? तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जितनी जानकारी आपको चाहिए इसको जब हम जैन बौद्ध वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने आपको करवा दिया था। ठीक है, चलिए, गुफाओं की बात हो गई, स्तंभों की बात हो गई। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे राजप्रसाद। राज के प्रसाद के बारे में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि जो है एक साक्ष्य मिला है बड़े से राजप्रसाद का। कहाँ से साक्ष्य मिला है ये आपको याद रखना है। तो पाटिल जो पुत्र है यानी कि पटना है, तो वहीं पटना में जो है पाटिल पुत्र से आपके जो है साक्ष्य मिला है। किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? एक बड़े से 80 स्तंभों वाले साक्ष्य के आधार पर बता रहे हैं, कोई उस समय था नहीं, 80 स्तंभ थे कि 100। तो जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर बताया गया कि 80 स्तंभों का ये राजमहल रहा होगा। ये जो है पत्थर और लकड़ियों से निर्मित थे, पत्थर और लकड़ी से निर्मित थे। देखो, पत्थर से जो है उसके जो स्तंभ पिलर बनाए गए थे वो पत्थर से निर्मित थे, और लकड़ी से जो उसकी छत और फर्श थी वो लकड़ियों से निर्मित थी। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। ये जानकारी हमें कैसे मिली? तो पाटिल पुत्र से मिले अवशेषों के आधार पे हमने ये जानकारी निकाली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्तूप, स्तूप के बारे में देखते हैं। स्तूप के बारे में यहीं देख लेते हैं। ठीक है, स्तूप के बारे में हम यहीं देख लेते हैं। चलिए, स्तूप के बारे में हम क्या देखेंगे? देखिए, स्तूप कुछ नहीं थे, आपको इतना याद रखना है, ये एक प्रकार के धार्मिक स्थल थे। किसके धार्मिक स्थल थे? तो ये बौद्धों के धार्मिक स्थल थे। धार्मिक स्थल कैसे थे? क्योंकि यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते थे, विशेषकर पहले तो महावीर स्वामी, उनकी अस्थियां इन स्तूपों में रखी गई थी। जो शुरुआती स्तूप बने थे तो उनकी अस्थियां इसमें रखी गई थी। तो ये जो है, और ये एक पवित्र स्थल होता था बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, बस इतना ही छोटी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बारे में हम लोगों ने लिखा है तो यहीं पे देख लेते हैं स्तूप। चलिए, ये बाद में देखेंगे। तो स्तूप के बारे में बस आपको इतना ही रखा है, बाकी पॉइंट हमने लिखा है, वहाँ से देख लेंगे। बाकी स्तूप के बारे में आप जब हम इसका स्ट्रक्चर अभी यहाँ बनाए देख ही लेते हैं। बहरहाल देखिए, स्तूप आपका ऐसा होता था। ठीक है, इसके ऐसे एक बीच में ऐसे ऐसे अंड होता था, और उसके ऊपर ये जो है हर्मिका होती थी, इसको बोला जाता था हर्मिका, और इसके ऊपर एक ऐसे छाते की तरह होता था जिसे छत्र बोला जाता था। ठीक है, और ये जो है ना, ये बाउंड्री की तरह होता था, ऐसे चारों ओर ऐसे बाउंड्री बनी होती थी, और इसमें ऐसे गेट बने होते, दो तीन साइड। कई जगह से स्तूप मिले हैं, जैसे अमरावती स्तूप, सांची का स्तूप, भरतहुत स्तूप, ये सब अलग अलग जगहों से मिले हैं। सब में जो है थोड़ा ना थोड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका बना है, जो उसकी आकृति है, जो कलाकृतियाँ हैं, ये चीज़ें सेम हैं। अंड, हर्मिका, छत्र, बस इसमें जो इसकी मतलब अलंकार हुआ है, कहीं पे 3 छत्र हैं, कहीं पे 4 छत्र हैं, कहीं पे हर्मिकाक्ष बनाई गई, कहीं पे अंड है, कहीं पे दीवारें और दरवाजों पर बढ़िया अलंकरण किया हुआ। अंतर ये है, बाकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो यही है स्तूपों का। क्यों है? ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुछ स्तूपों के आपको नाम याद रखना है, जैसे सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश में है, और भरतहुत स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। स्तूपों के बारे में एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि जो मौर्यकालीन, जैसे जब ये स्तूप बने तो मौर्य काल में जो इनके ये घेरा है, ये वाला जो घेरा है, ये लकड़ी का होता था। किसका होता था? लकड़ी का। लेकिन आगे शुंग काल में ये जो घेरा था ये हो गया पत्थर का। किस काल में? शुंग काल में ये पत्थर का हो गया, मौर्य काल में ये लकड़ी का था। बाकी आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि आप पीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस आपको कोई देना नहीं है। उसके लिए जब अगर कभी पढ़ाएंगे, पढ़ाने का मौका मिलेगा तो अलग से पढ़ाया जाएगा। अभी आपके लिए बस इतना ही जानना है कि भैया स्तूप क्या थे। स्तूप एक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पवित्र स्थल थे। स्तूप के क्या क्या भाग होते हैं तो आपको याद रखना है, मेधी, अंड, हर्मिका और छत्र। ठीक है, ये क्या होती है? ये एक प्रकार का जो है बाउंड्री वाल होती है, उसके बीचों बीच में एक बड़ा सा ऐसे गोला गोला अंड बना होता है, उसमें ही पवित्रतम जो अवशेष हैं वो रखे होते हैं। उसके ऊपर हर्मिका बनी होती है, उसके ऊपर ऐसे छतरी की नुमा छत्र लगा होता है। तो ये स्तूप के भाग हो गए, स्तूप के अंग हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में, भरतहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दोनों का निर्माण संभवतः अशोक ने करवाया था, अशोक काल में हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि ये जो बाउंड्री वाल होती है स्तूप में, वो पहले मौर्य काल में लकड़ी की बनी होती थी, लेकिन अब जो है वो पत्थर की हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लोक कलाएं। लोक कला में हमें कुछ विशेष नहीं याद रखना है, बस लोक कला में कुछ न तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा। तो आपको याद रखना है कि इसमें की जो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ थी वो बहुत उनके साक्ष्य मिले हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का साक्ष्य कब मिला है, किस काल से संबंधित है? आपको याद रखना है कि मौर्य काल से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का जो है साक्ष्य मिला है। ठीक है, और ये आम लोक कला इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो ये कलाएं होती हैं, ये लोक कला का मतलब है जो साधारण लोगों के द्वारा बनाई गई कलाएं थी,
और ये जो कलाएं थी, ये राजप्रसाद हुआ, स्तूप हो गए, इसको कोई शासक नियोजित रूप में किसी वास्तुकार, किसी शिल्पकार से बनवा रहा था। और लोक कला वो होती है जो आम नागरिकों की कला होती है। आम नागरिक आपस में, वो कोई नियोजन वहाँ कोई नियोजित तरीके से कोई करवा नहीं रहा है, लोगों के बीच में साधारण रूप से विकसित होने वाली कलाएं लोक कलाएं कहलाती हैं। जैसे यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति इसमें खूब बनाई जाती थी, ठीक है, तो ये याद करना है। और लोक कलाओं में बर्तन को हम देखते हैं, बर्तन, तो बर्तन में जो इस काल के बर्तनों को जाना जाता है वो बोला जाता है उत्तरी काल, उत्तरी काल के, उत्तरी काले, पॉलिश्ड या फिर चमकीले मृद भांड, मृद भांड, इनको बोला जाता है एन पी NBPW, इनको शॉर्ट में नाम, क्योंकि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, उसका इंग्लिश में जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो लोक कला में आपको याद रखना है कि भैया वो लोक कला क्या होती है, जो आम लोगों के बीच विकसित होता है, जिस कला का विकास होता है वो लोक कला होती है। मौर्य कालीन में हमें दो लोक कलाओं के बहुत ज़्यादा साक्ष्य, बहुत ज़्यादा अवशेष मिले हैं। एक तो जो उस काल का बर्तन मिला है, वो उसे हमें वो हम बोल उसको जो नाम रखा गया है आज के इतिहासकारों के द्वारा, आज के पुरातत्वविदों के द्वारा, वो नाम रखा गया है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। तो आपको बोले कि NPW या फिर उत्तरी काले चमकीले मृदभांड या उत्तरी काले पॉलिश्ड मृदभांड किस काल से संबंधित हैं, तो आपको पेपर में टिक करना है मौर्य काल। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां किस काल से ज़्यादातर प्राप्त हुई हैं, तो ये आपके मौर्य काल से, ठीक है। इसको हमने देखा। फिर स्तूप में देखा कि भैया स्तूप जो है वो जो है जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं उनकी अस्थियों को रखने का एक पवित्रतम स्थान होता है, जिसमें जो है उसके कई सारे पार्ट होते हैं। एक जो है मेधी होती है, अंड होता है, हर्मिका होता है, छत्र होता है। जो बाउंड्री वाल थी उसके संबंध में हमने एक फैक्ट देखा कि जो बाउंड्री वाल मौर्य काल में बनी होती थी वो बनी होती थी लकड़ियों की से, शुंग काल में जाके वो बनने लगी किससे, वो बनने लगी आपके पत्थरों से, ठीक है। इतनी चीज़ों को हम देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे बेसिकली। उसके बाद एक पॉइंट बचेगा अशोक का जो धम्म है और जो है अशोक के शिलालेख, ठीक है। अभी इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। अभी शिलालेखों पे मत जाइए, शिलालेखों को हमने अभी पढ़ा नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, राजप्रसाद को देख लिया है, सारे टॉपिक वहाँ पे हमने देख लिए। एक बार इसको यहाँ देखिए, राजप्रसाद किसने इसको निर्माण कराया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। पाटिलपुत्र से प्राप्त हुआ है। 80 स्तंभों वाला ये पत्थर का महल है, जिसकी छत जो है लकड़ी की बनी हुई है। पत्थर यानी कि पत्थर का महल, ये चीज़ यहाँ लिखना सही नहीं होगा। जो उसकी स्तंभ थे वो पत्थर के बने थे और छत से जो है लकड़ियाँ बनी, लकड़ियों से बना था छत। उसके बाद हमने देखा गुफा। गुफा ये लेख नहीं है, ये केवल गुफाएं हैं जो निवास के स्थान के रूप में बनाई गई थी। अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। हमने देखा दशरथ का जो पौत्र था, दशरथ ने, ये देखिए ये यहाँ पे जो है लोमस ऋषि गुफा, सुदामा, कर्ण चौपाड़ की जो गुफा है, जो ये और ये कर्ण चौपाड़ की गुफा, इन तीनों का निर्माण किसने करवाया था, इन तीनों का निर्माण करवाया था अशोक ने। कहाँ पे करवाया था, तो बराबर की गुफा में, बराबर की पहाड़ियों में, इसको हमने अभी देखा। और जो यहाँ पे एक विश्व झोपड़ी वाली गुफा थी, नहीं एक सेकंड, गलत बढ़ा दिए हैं, गलत क्या हो जाता है, अभी वहाँ पे सही पड़ा था। ये जो लोमस ऋषि वाली गुफा है ना, ये जो लोमस ऋषि वाली गुफा है, इसका निर्माण जो है करवाया था इसके पौत्र ने। हमने वहाँ पे भी चीज़ों को देखा है, यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल ये गलत टाइप हुआ था। तो जो पौत्र उसका दशरथ है, उसने निर्माण करवाया था लोमस ऋषि का। बाकी जो तीनों गुफाएं हैं, बाकी जो तीनों गुफाएं हैं, कौन सी गुफा है, बाकी जो आपकी गुफा है सुदामा, कर्ण चौपाड़ और विश्व झोपड़ी, उसका निर्माण आपका करवाया है अशोक ने। किसने करवाया है, अशोक ने। यहाँ पे एक बार लिख दें कि वहाँ पे लिखी हैं चीज़ें, ठीक है। तो अशोक ने किसका करवाया है, अशोक ने करवाया है सुदामा वाली गुफा, जिसका नाम है कर्ण चौपाड़ और विश्व झोपड़ी, और विश्व झोपड़ी इसको करवाया है अशोक ने, ठीक है। और ये जो लोमस ऋषि है इसके पौत्र दशरथ ने, और साथ ही साथ दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में भी दशरथ द्वारा आजीविकों को गुफाएं दान में दी गई, ठीक है। ये सारी गुफाएं किससे संबंधित थी, आजीविकों को। आजीवक संप्रदाय को कौन मानता था, ये अशोक के पिताजी, कौन, बिंदुसार। तो अशोक ने सोचा होगा कि हम अपने पिताजी के लिए कुछ करते हैं, हमारे पिताजी आजीविकों को बहुत मानते थे, वो उसी के अनुयायी थे, तो हम भी आजीविकों के लिए कुछ कर देते हैं। हालांकि जो है आपका अशोक स्वयं जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है। लेकिन निर्माण गुफाओं को उसने किसके लिए करवाया था, तो आजीविकों के लिए करवाया था। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया, स्तूप को देख लिया, गुफाओं को देख लिया, और स्तंभ को भी देखा कि सारनाथ स्तंभ को हमने देखा कि यहाँ से 4 मुंहों वाले शेर जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, इसकी हमने ट्रिक देखी। हेलो, उसके नीचे जो पशु बने हैं उनको देखा, ठीक है।
और अप्रॉक्सीमेटली इस काल के लगभग 29 स्तंभों के अवशेष मिले हैं। और हमने इसमें सांची का बसाड़ का स्तूप देखा, संकीसा का देखा, रामपुरवा का देखा, ठीक है। बसाड़ का देखा जहाँ पे केवल सिंह था, संकीसा का देखा जहाँ केवल हाथी था, रामपुरवा में केवल बैल था। इन चारों को भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अशोक के धम्म को देखेंगे और अशोक के शिलालेखों को देखेंगे, ठीक है। तो अब यहीं समझते चलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने वाला। देखिए अशोक जब हमने देखा, जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के अंदर परिवर्तन आता है। वो सोचता है भैया युद्ध कुछ नहीं है, जीवन में शांति होनी चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, ठीक है। तो अशोक ने क्या किया ना कि एक धम्म की स्थापना की। बेसिकली ये धम्म जो प्रभावित था वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित था। जो इसका सार था वो था कि ये नैतिकता पर आधारित था। बौद्ध धर्म पे आधारित तो था लेकिन विशेषकर ये नैतिकता पे बल देता था कि भैया नैतिकता से जीवन यापन करो। वो चाहे राजा हो, चाहे आम जनता हो, चाहे अधिकारी हो, सबको सदैव नैतिकता के पथ पर चलना चाहिए। प्रमुख सिद्धांत क्या थे इस अशोक के धम्म के? जो अशोक का धम्म था, सहिष्णुता, अहिंसा, माता पिता की आज्ञा पालना और अन्य धार्मिक संप्रदायों का आदर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि इस धर्म का सार तत्व था। आपसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा में पूछा गया है कि ये पूरा कोटेशन था उसका, कि अशोक का कोटेशन दिया था। बेसिकली उस कोटेशन में यही था लास्ट में कि सभी धर्मों का मतलब सभी धर्मों को, सभी धार्मिक संप्रदायों का आदर करना। ये किसने कहा था, किसने बोला था प्राचीन काल में? तो ये बोला था अशोक ने कि भैया सभी धार्मिक संप्रदायों का आदर करो, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भैया अशोक ने धर्म की स्थापना तो कर दी, और इस धर्म की अशोक ने परिभाषा कहाँ से ली? इस धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? परिभाषा, परिभाषा तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है राहुलो वाद सुत्त। राहुलो राहुलो वाद सुत्त, राहुलो वाद सुत्त। तो उसी ग्रंथ से जो है अशोक के धर्म की परिभाषा जो है ली गई है या फिर प्रभावित है। उसमें जो आदर्श बताए गए हैं वही आदर्श अशोक ने अपनी धर्म में लिए हैं। तो बेसिकली आपसे पूछा जाए कि अशोक का धर्म की परिभाषा किस ग्रंथ से ली गई है, तो राहुलो वाद सुत्त से, ठीक है। अब देखो धर्म की स्थापना कर दी अशोक ने, तो अब भैया अपने धर्म का प्रचार भी करेगा। तो प्रचार करने के लिए वो क्या करता है, इनका एक पुत्र था, उसका नाम था महेंद्र। उसका क्या नाम था? उसका नाम था भैया महेंद्र। और इनकी एक पुत्र थी, उसका नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। इन दोनों को इसने अपने धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा था? इन दोनों को भेजा था श्रीलंका। कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका। और धर्म महामंत्रों की नियुक्ति करता है, मतलब एक विशेष प्रकार के समझो जैसे ब्राह्मण होते हैं धर्म का, तो ऐसे अशोक ने भी, अशोक के जो महामंत्र थे, मतलब एक अधिकारी थे जो धार्मिक कार्यों को करते थे, या ब्राह्मण समझ लीजिए, तो उनको धर्म महामंत्र बोला जाता था। तो धर्म महामंत्रों की नियुक्ति करता है, ठीक है। देखा कि ये विदेश है, श्रीलंका विदेश ही था, तो श्रीलंका विदेशों में भी, श्रीलंका में भी और अन्य जगह वो अपने मतलब अनुयायियों को भेजता है कि भेज जाओ धर्म का प्रचार करके आओ। इसी क्रम में हमने देखा अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजता है वो, ठीक है। ये हुई धम्म की बात। अब हम चर्चा करते हैं अशोक की यात्राओं के ऊपर। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है ना कि अशोक ने अपने जीवन काल के मतलब जब उसने राजपाट ग्रहण कर लिया था तो शासन के किस वर्ष में कहाँ पे गया था? तो ये तो आपको पता ही है कि कलिंग युद्ध जो आपका हुआ था, यहाँ पे शायद गलत लिखा है, हमने कलिंग युग बताइए, आप लोग बताइए कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 10वें वर्ष हुआ था उसके शासन के? नहीं, तो उसके शासन के 9वें वर्ष हुआ था कलिंग युद्ध। कब हुआ था? 9वें वर्ष। हमने देखा था कि 269 बीसी में उसने मतलब शासन, वो राजा बना था, और 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। तो ये होगा 9वां वर्ष, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे गलत लिखी हैं, आज बहुत ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसको आप जाने दीजिए, ठीक है। ये जो है धम यहाँ पे मत देखिए, इसको हम आपको बताते हैं अच्छे से ट्रिक के माध्यम से, आपको वो याद रखना है और वही आपको लिख लेना है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए अशोक के द्वारा की हुई यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं। बहरहाल हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यात्राओं का क्रम। तो धार्मिक यात्राओं का क्रम, ठीक है। तो देखिए जो जो उसका 10वां वर्ष था, ठीक है। 9वें वर्ष वो कलिंग का युद्ध करता है, कलिंग के युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, शांति को अपनाता है, धर्म के रास्ते पे चलता है। तो 10वें वर्ष से वो शुरू करता है यात्राओं को। तो सबसे पहले 10वें वर्ष वो जाता है बोध गया। कहाँ गया? कहाँ गया? बोध गया। कहाँ गया? बोध गया, जहाँ से उसको बुद्धि हो गई। सबसे पहले कहाँ हो गया? बुद्धि लेने गया। बुद्धि लेने कहाँ गया? बोध गया में गया, ठीक है। 20वें वर्ष वो गया, 20वें वर्ष कहाँ गया? तो 20वें वर्ष वो गया लुम्बिनी। कहाँ गया? लुम्बिनी। लुम्बिनी में हमने पढ़ा है ना, लुम्बिनी को रुम्मिनी देही बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रुम्मी
देई भी बोला जाता था। तो रुम्मी देई या फिर लुम्बिनी गया, इसके बारे में हमने देखा है कि रुम्मी देई से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उसके बारे में हमने देखा है लास्ट क्लास में। अब आप बताइए कि उस अभिलेख में क्या लिखा था, कुछ याद आ रहा है? तो उस अभिलेख से हमें प्रमाण मिला था कि अशोक जब वहाँ गया तो वो टैक्स को कम कर दिया। जो हमने देखा 1/4 से 1/6 टैक्स लगता था, तो वो 1/8 कर दिया। ठीक है, कहीं कहीं प्रमाण आता है कि वहाँ उसने वहाँ को कर मुक्त ही कर दिया था एकदम। ठीक है, तो ये हो गया 20वें वर्ष लुम्बिनी गया, 10वें वर्ष बोध गया गया। इसके अलावा भी कुछ उसने यात्राएं की जहाँ से पूछा जाता है क्रम की, कहाँ वो पहले गया कहाँ बाद में गया, तो वो आपको याद रखना है। देखो, सबसे पहले बोध गया 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 गया, फिर बीच में हो जाता है कुशीनगर। कुशीनगर ये लुम्बिनी और इसके बीच में, वहाँ का ये नहीं पूछता किस वर्ष गया है, बस क्रम पूछता है। तो ये दो का याद रखिए कि यहाँ 10वें वर्ष गया, यहाँ 20वें वर्ष गया। जितना बताया जा रहा है उतना ही याद करिए, आप सबका नहीं याद कर सकते। कुशीनगर, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु गया, फिर भैया वो गया सारनाथ, फिर हो गया सारनाथ, फिर हो गया श्रावस्ती। तो ये क्रम आपको रट डालना है कैसे भी, गया, कुशीनगर, कपिल वस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। ठीक है, ठीक है, समझ गया है यहाँ पे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए, बहरहाल इसकी हमने एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई थी, पता नहीं आप लोगों को वो ट्रिक अच्छी लगे कि नहीं। जैसे देखिए, हम लोग घूमने टहलने जाते हैं ना, तो धार्मिक जगह हमें जाना हो तो हम लोग कहाँ जाते हैं? मतलब अब ये किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि गोकुल आप लोग कहते हैं ना, कोई आपसे पूछे जाए कि भैया गोकुल कैसा है, तो आप लोग कहेंगे भैया मथुरा, मथुरा वृंदावन जो गोकुल है, गोकुल है। गोकुल कैसी बस्ती है? तो आप बोलेंगे कि बहुत अच्छी बस्ती है। कैसी बस्ती है? तो बहुत अच्छी बस्ती है। गोकुल कैसी बस्ती है। जब अशोक को कहीं जाना होता था तो पूछता हो रहा होगा ना कि ये कैसा है, तो ऐसे आप पूछ रहे हैं कि गोकुल कैसी बस्ती है। तो देखिए, गोकुल ये हो गया गा से, गोकुल गो से हो गया गया, गो से गया नहीं होगा, गया गा से होगा, लेकिन एक समझने के लिए, गा है ना, तो गया, कुशीनगर, काशे। ठीक है, काशे हो गया कुशीनगर, और एक का से हो जाएगा आपका कपिल वस्तु। ठीक है, का से हो जाएगा कपिल वस्तु, शाह से हो जाएगा सारनाथ, और बस्ती से हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती बस्ती ऐसे जो है लास्ट वाला देखिए। तो आपको अच्छा लगे तो इससे याद कर लीजिए, नहीं तो आप अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आपको एक फैक्ट और है, वो आपको याद रखना है अशोक से संबंधित, अशोक से संबंधित। इसके बाद हमारा बचेगा बेसिकली अशोक का शिलालेख। ठीक है, उसको आपको याद रखना है कि नेपाल में एक स्तूप है, नेपाल में एक स्तूप है जिसका नाम है कनक मुनि स्तूप, कनक मुनि स्तूप। अब ये PYQs आपको बता रहे हैं, अब इसमें कोई क्रम नहीं मिल रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा कैसे फैक्ट आ रहे हैं। तो ये फैक्ट बेसिकली PYQs हैं। इस जो कनक मुनि स्तूप को, इसको संवर्धित किसने करवाया था? आपसे ये प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसको संवर्धित किसने करवाया था? तो इसको संवर्धित का मतलब होता है कि भैया उसको फिर से बनवाना, जो टूट फूट गया उसको अच्छा करना, उसको अच्छा लुक देना फिर से। ठीक है, तो संवर्धित इसको किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। उसके बाद एक और है कौशाम्बी, कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख हैं, वहाँ से हमें एक विशेष जानकारी मिलती है करवकी दान की, करुवकी दान की। तो आपसे पूछा जाए कि करवकी दान की जानकारी कहाँ मिलती है, तो करुवकी दान की जानकारी आपको मिलती है कौशाम्बी एवं प्रयाग के स्तंभ लेखों से। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि करुवकी कौन है, तो करुवकी हैं आपके अशोक की पत्नी, अशोक की पत्नी थी करुवकी। तो इनके द्वारा दान दिया गया था, जिसकी जानकारी हमें अशोक कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेखों से मिलती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। ये हो गया अशोक का धम्म और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तथा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमने अभी तक क्या देख लिया? अशोक कला देख लिया मौर्य काल की, विशेषकर जिसमें अशोक की कलाओं को भी देख लिया, अशोक ने क्या क्या निर्मित करवाया था उसके जो है एक। फिर हमने गुफाओं में देखा, उसके पौत्र दशरथ द्वारा भी कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया था। फिर अशोक के धर्म की हमने विशेषताओं को देखा, परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। फिर महेंद्र पुत्र और पुत्री संघमित्रा को भेजता है प्रचार के लिए, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति करता है, महामंत्रों की नियुक्ति करता है। फिर यात्राओं के क्रम को देखा कि भैया 10वें वर्ष बोध गया गया, 20वें वर्ष कहाँ गया? 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। उसके बाद एक हमने और क्रम देखा कि किस क्रम में वो इन जगहों पे गया था। तो सबसे पहले गया गया, फिर कुशीनगर गया, फिर लुम्बिनी गया, कपिल वस्तु गया, सारनाथ गया, श्रावस्ती गया। इसकी ट्रिक हमने बताई कि गोकुल कैसी बस्ती है, उससे हमने याद कर लिया इनकी यात्राओं के क्रम को। अब हमारा लास्ट पॉइंट, जो लास्ट चीज़ बची है, वो है आपके अशोक के स्तंभ, सॉरी अशोक का जो है शिलालेख, शिलालेख। तो अशोक
के जो है 14 शिलालेखों, शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखे गए लेख, अशोक ने ना अपने जो धम्म के प्रचार के लिए बेसिकली शिलालेखों को लिखाया गया था। जैसे ये पत्थर है ना, ये शिला, शिला मतलब पत्थर होती है, तो इस पे इन्हें नैतिक आदर्शों को लिखवाया था कि किसको क्या करना चाहिए, अधिकारियों को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, नैतिक सिद्धांतों का जो उसके धर्म से जुड़े नैतिक सिद्धांत थे, उन्हीं नैतिक सिद्धांतों को उन्हें इस शिलालेखों पर प्रचार प्रसार के लिए लिखवाया था। जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों को हम देखेंगे और हमने एक चार्ट भी बनाया है, उसमें से भी देख लेते हैं फटाक से, क्योंकि क्यों यहाँ पे लिख करके वो करते हैं। तो ये है आपका शिलालेखों का चार्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम इसको बताएंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए जो पहला शिलालेख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इस शिलालेख में उसने बोला कि भैया पशु बलि मत करो, पशु बलि पे प्रतिबंध लगा दिया कि किसी भी उत्सव हो पशु बलि, पशु की हिंसा मत करो, पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दो। और यही नहीं, उसने स्वयं भी शिकार करने पर जो है अपने आप को भी बोला कि मैं अभी शिकार नहीं करूंगा, जो शिकार करने की प्रथा है राजाओं के लिए, इसको बंद करवा दी। दूसरे में बोलता है कि भैया हिंसा ही मतलब पशु को मारो ही मत। पशु और मान जो हम लोग हैं, हम सब मानवों की देखभाल के लिए उसने जो है चिकित्सीय यानी कि अस्पताल खुलवाया। तो पूछा जाता है कि पहला अस्पताल बनवाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, इतिहास में पहला अस्पताल किस राजा ने बनवाया, तो आपको याद रखना है अशोक। तो पहले में बोला कि पशु बलि मत करो, दूसरे में बोला कि भैया पशु बलि ही नहीं उनकी देखभाल भी करो, उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था भी करो, ठीक है। तो पशुओं, और दूसरे में क्या मिलता है, पशुओं और चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, पीसीएस में आया हुआ है कि किस शिलालेख से जो है दक्षिण के राज्यों की जानकारी मिलती है। तो सेकंड शिलालेख से, जो उसका दूसरा शिलालेख था, उससे दक्षिण के राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र की जानकारी मिलती है। अब ये आया हुआ है, बट अब इसको भी आने की संभावना है। वो ये पूछ सकता है कि किस शिलालेख से यूनानी शासक एंटिओकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आ सकता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे शिलालेख को। क्या देखते हैं, तीसरे शिलालेख को। तीसरे शिलालेख में क्या मिला, ठीक है। तो तीसरे शिलालेख में आपको बेसिकली इतनी छोटी सी पॉइंट याद रखना है आपको कि तीसरे शिलालेख में क्या मिला। तो अधिकारियों को बोला गया कि भैया आप जो है समय समय पर राज्य में जाया आया करो। कहाँ करो, समय समय पर राज्य में जाया आया करो, ठीक है। बेसिकली इसमें मिला कि देखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति उदारता को बढ़ावा देने की बात कही गई। युक्तों यानी कि अधीनस्थ अधिकारियों, प्रदेशिकों यानी कि जिला प्रमुखों, रज्जुकों को धर्म प्रचार करने का निर्देश दिया गया। वही कि भैया ये बेसिकली इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो अधिकारी थे मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए, उनको बोला गया कि समय समय पर राज्य के अंदर जाओ, ठीक है, विभिन्न स्थानों पे जाओ और धर्म का क्या करो, प्रचार प्रसार करो, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथे में क्या हुआ, जैसे अब हम बोल रहे हैं तो जो इसका शार्ट है, जो इसका संक्षेप में आप लोग कहीं से लिख सकते हैं याद करने के लिए, कि जैसे इसमें क्या गया, इसमें बोला अधिकारियों को कि भाव जाओ और धर्म प्रचार करो। इसमें बोला कि डॉक्टर मतलब मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था और दक्षिण के राज्यों का वर्णन। इसमें क्या है कि पशु बलि पे रोक लगा दिया। चौथे में क्या है, चौथे में भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब होता है कि युद्ध। जैसे अशोक का एक काम था ना कि भैया भेरी घोष का मतलब होता है एक प्रकार का, ऐसे बना ये वर्ड ऐसा है कि जैसे भेरी एक प्रकार का नाद होता है, जैसे कि जब हम जीतते हैं ना तो जो ऐसे बजाया जाता है, एक आवाज़ निकलता है ना कि हूँ करके, तो उसको घोष किया जाता है जब राजा जीतता है, यानी कि ये युद्ध घोष यानी कि युद्ध की विजय का प्रतीक होता है भेरी घोष। और धर्म घोष क्या है, धर्म मतलब धर्म, तो धर्म विजय का प्रतीक है धर्म घोष। तो चौथे में इसने लिखा है कि भैया अब हम भेरी घोष को त्याग रहे हैं, यानी कि युद्ध वाली चीज़ों को त्याग रहे हैं और अब धर्म के मार्ग पर आ रहे हैं। तो पूछा जाएगा किस शिलालेख में भेरी घोष के बजाय धर्म घोष को अपनाने की नीति का उल्लेख मिलता है, तो वो आपका चौथा शिलालेख है। अन्य पॉइंट्स इसमें पढ़ लीजिएगा। नैतिक और शांति व्यवस्था पर उसने बल दिया। तो धर्म से ही संबंधित चीज़ें हैं, तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जब ऐसा रिलेटेड धर्म से संबंधित कोई चीज़ है कि भैया युद्ध को छोड़ के धर्म को अपना लिया, तो चौथा शिलालेख। पांचवें शिलालेख में उसने बोला कि प्रत्येक मानव मेरी संतान है, और उसने पांचवें में भी धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का विवरण मिलता है। अभी हमने देखा था ना, जब उसकी अशोक के धम्म को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि धम्म महामंत्रों की नियुक्ति करता है। तो जो उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, उसका प्रमाण मिलता है पांचवें शिलालेख से। कहाँ से मिलता है, पांचवें शिलालेख से। अब आते हैं छठवें शिलालेख में। छठवें शिलालेख में बोला गया है कि भैया कल्याणकारी प्रशासन, जैसे वो राजा था तो बोला था प्रशासन कैसा होना चाहिए, तो कल्याणकारी प्रशासन का। और वो अशोक जो था ना, वो प्रजा से डायरेक्ट मिलता था, कि राजा का कर्तव्य ये भी होता है कि प्रजा के साथ संचार स्थापित करे, यानी कि अशोक प्रजा के साथ जो है संचार, प्रजा के साथ मिलता था। तो ये इन दोनों चीज़ों का वर्णन हमें कहाँ से मिला है, छठे शिलालेख से मिला है कि भैया अशोक प्रजा के साथ मिलता था। मिलता क्यों था, ताकि कल्याणकारी प्रशासन कर सके। प्रशासन कैसा हो, जो लोगों के कल्याण के लिए हो, वो है कल्याणकारी प्रशासन। तो इसके लिए लोगों से मिलेगा अशोक, मिलेगा तभी तो कल्याण जानेगा कि क्या उनका दुख है, कैसे उनको सुख की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए ये चीज़ कहाँ लिखी गई है, छठवें शिलालेख में।
सातवें शिलालेख में वही लिखा गया है कि जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनके विरुद्ध द्वेष नहीं होना चाहिए, सहिष्णुता और सम्मान की भावना होनी चाहिए सबके प्रति, सभी धार्मिक समुदायों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो सहिष्णुता और सम्मान आपके सातवें शिलालेख में है। उसके बाद आठवें शिलालेख में है कि बोध गया कि जो इन्होंने धम्म की यात्राओं को किया था ना, हमने बोला कि पहली धम्म यात्रा इन्होंने अपने शासन के 10वें वर्ष में की थी। कहाँ की थी? तो इन्होंने गया की यात्रा अपने शासन के 10वें वर्ष में की थी। तो उसका वर्णन हमें कहाँ से मिला है? आठवें शिलालेख से मिला है। नौवें शिलालेख में बोला गया है कि भैया जो फिजूल खर्ची के समारोह होते हैं उनको मत करो, ठीक है, और जो धर्म से जुड़े सरल अनुष्ठान है, सरल अनुष्ठानों को करो, ठीक है, उल्टे सीधे कर्मकांडों के बजाय सरल अनुष्ठानों को करो। ये कहाँ लिखा गया है? आपके लिखा गया है नौवें शिलालेख में। फिर हमने 10वें शिलालेख में देखा, 10वें शिलालेख में बोला है कि भैया जैसे प्रसिद्धि होती है और आदमी अपने खुद का गुणगान करता है, तो इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको धर्म के मार्ग से भटका सकती हैं। तो खुद की प्रशंसा, ठीक है, और इनकी जो है इसमें गुणगान, खुद की प्रशंसा, खुद का गुणगान न करो, इसकी बोली मतलब इसी की आलोचना की गई है। इस बोला गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बोला कि भौतिकवादी जीवन को छोड़कर धर्म के जीवन पे आओ, धर्म के मार्ग को अपनाओ। ये आपके 10वें शिलालेख में है। अब हम देखते हैं 11वें शिलालेख में। 11वें शिलालेख में जो है, जो धर्म, इनका जो धर्म था, जो उसकी प्राथमिक नीति थी, उसके बारे में इन्होंने बताया गया है। क्या बताया है? कि भैया बड़ों के प्रति सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। जो तुम्हारे सेवक हैं, जो तुम्हारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो दास हैं, ठीक है, उनके प्रति नैतिक आचरण अपनाओ। जो तुम्हारे अधीन काम कर रहा है उसके प्रति दया भाव रखो, ठीक है, जो तुम्हारे नीचे है उसके प्रति दया भाव रखो, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बताया, यानी कि बेसिकली 11वें में नैतिकता को बताया गया है कि जो तुम्हारे अधीनस्थ हैं, जो तुम्हारे नीचे हैं, उनका सम्मान करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, छोटों का सम्मान करो। यानी कि ओवरऑल बड़े छोटों का सम्मान आपका रिलेटेड है किससे? 11वें शिलालेख से। 12वें शिलालेख में क्या है? तो 12वें शिलालेख में है कि महिला कल्याण के लिए महामंत्रों की नियुक्ति, महामात्यों की नियुक्ति। तो महिला कल्याण के लिए महामात्यों की नियुक्ति किस में है? तो आपके 12वें शिलालेख में है। इसमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद आपका आता है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में ये सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत शिलालेख है, आपको ये याद रखना है। इसमें कलिंग युद्ध के बाद का वर्णन है, जो उसने पश्चाताप किया, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है, और कलिंग युद्ध के बाद उसको पश्चाताप हुआ और उसने छोड़ दिया और धर्म के मार्ग पे आ गया, उसका वर्णन है। उसके बाद कुछ यूनानी शासक हैं जैसे एंटियोकस द्वितीय, टालमी द्वितीय, इन सब का वर्णन है, ठीक है। एंटियोकस को याद कर लीजिएगा। और साउथ इंडिया के राजवंशों पांड्य, चेर और चोल का भी इसमें वर्णन है। अब आपको बताना है कि अभी हमने इसी से सिमिलर एक शिलालेख 2 भी देखा, वहाँ पे भी दक्षिण के राज्यों का वर्णन है, और ये जो एंटियोकस द्वितीय इसका भी वर्णन है। तो आपको याद रखना है कि दोनों को याद रखना है कि दोनों में दक्षिण के राज्यों और यूनान के शासकों का वर्णन है, ठीक है। अब देखते हैं 14वें शिलालेख को। 14वें शिलालेख में क्या है? तो 14वां जो आपका शिलालेख है उसमें भैया लिखा है कि साम्राज्य भर में जो इसके शिलालेखों के प्रचार का उल्लेख है, इसके साम्राज्य भर में शिलालेखों के द्वारा प्रचार किया गया है। तो वही जो है इसमें 14वें शिलालेख में वर्णन है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा? हमने आज की क्लास में अच्छे से अशोक के शिलालेखों को देखा, आप इसको लिख लीजिए बढ़िया वीडियो रोक के। और उसके साथ हमने क्या देखा? अशोक यानी कि मौर्यकालीन कला को देखा, और अशोक के धर्म को देखा, अशोक के शिलालेखों को देखा। इसी के साथ अब हमारा मौर्य काल में कुछ भी नहीं बचा, सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। हाँ, एक चीज़ बता होगा, हमने कुछ PYQs जो हैं और लिखे हैं, ये जो इस नोट्स में नहीं शामिल है, क्योंकि ये अभी हाल ही में जो हमने PCS का देखा था, तो PCS में आए हुए क्वेश्चन हैं, PCS और RO में, तो हमने उनको यहाँ पे शामिल कर लिया है, क्योंकि इन चीज़ों को हमने नहीं पढ़ा था। तो जैसे उसमें है कि कौटिल्य, ये इस चीज़ को हमने छोड़ दिया था, ये इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। किसका वर्णन है? सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत में कौन आते हैं? तो राजा को शासन करने के लिए, किसी राज्य के लिए ये 7 अंग बहुत जरूरी होते हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद जो मास्की का लघु शिलालेख है उसमें अशोक के एग्जैक्ट नाम, उसी नाम का वर्णन मिलता है, ये आपको याद रखना है। अशोक के जो अन्य नाम है वो देवा नाम प्रिय हैं और प्रियदर्शी हैं। लिखा ये हिंदी में गलत है, देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद भूमि अनुदान का उल्लेख है, तो आपको याद है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है PCS का। ये आया था, इस प्रकार आया था कि भूमि अनुदान, मतलब उसमें बेसिकली उसका पूछने का ये अर्थ था कि क्या मौर्य काल में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो नहीं, मौर्य काल में भूमि अनुदान का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। भारत के जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है भूमि अनुदान का, वो आपके सातवाहनों के टाइम में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? सातवाहनों के टाइम में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में हमने देखा है कि भी
जो भारतीय राज्य हैं चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र, दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद इसको हमने देख ही लिया कि उत्तरी काल के पालिस ब्रह्मांड जो हैं वो किस काल से संबंधित हैं, वो आपके अशोक काल से संबंधित हैं। चलिए एक दो पॉइंट आपको और लिखवाते हैं, आप लिख लीजिए। एक है बुलंदी बाग, आपसे ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि बुलंदी बाग कहाँ है। बुलंदी बाग, तो बुलंदी बाग कहाँ है? बुलंदी बाग आपके पाटिलपुत्र में है। कहाँ है? पाटिलपुत्र में। अभी जब थोड़ा सा टैबलेट हैंग कर रहा है तो हम इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप लोग कि बुलंदी बाग कहाँ है? पाटिलपुत्र में है, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है शायद जिनको हम देख चुके हैं, जैसे कि हमने ये लिखवा दिया है ना कि महिला पुनर्विवाह वर्जित किस ग्रंथ में है, तो मनुस्मृति में। उसके बाद एक पॉइंट आप लोग और लिख लीजिए कि मनुस्मृति से रिलेटेड है कि जो मनुस्मृति है ना उसमें जो विदेशी आते थे भारत में उनको समाज में कौन सा दर्जा प्राप्त था, तो उनको व्रात्य क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त था। व्रात्य क्षत्रिय ऐसे लिखिए, व्रात्य क्षत्रिय का दर्जा विदेशियों को प्राप्त था। कहाँ पे? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में, ठीक है। बस इतने ही पॉइंट हैं, बाकी जो कुछ होगा आप लोग PIQs लगाइए, खुद आपको मिलेगा। बाकी हमने बता ही दिया कि सर्वप्रथम भारतीय इतिहास का शासक अशोक ही था जिसने औषधि और अस्पतालों का निर्माण करवाया। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं और आप कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्राचीन भारत की। और हमने मौर्य काल को बहुत डिटेल में 3 वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ लिया है, ठीक है। आपको मौर्य काल कैसा लगा, जो इसमें कंटेंट दिया गया आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी हमने आपसे बोला है कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल के वहाँ पे जाइएगा, अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आइए, जुड़िए। जब आप लोग ठीक ठाक मात्रा में जुड़ जाएंगे, ठीक ठाक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आप तभी जुड़ जाएंगे, यानी कि एक सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को अच्छा खासा। तो ये जो हमारे नोट्स हैं इनको अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी कि जो भी त्रुटियाँ हैं उनको समाज से थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है भाई, तो उनको एकदम समाप्त करके जो आपको नोट्स वहाँ पे फ्री में एकदम दिया जाएगा, वो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। उसके बाद जो लेखपाल वाले साथी हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए हमने बोला है, कल एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आप लोग जा करके अवश्य देखिए। वो आपके स्ट्रेटजी से संबंधित है और साथ ही साथ जो आपके पेपर में यूपी स्पेशल इन्वायरमेंट और एक सेक्शन जो आपके कंप्यूटर वाला है उसकी भी क्लासेस धीरे धीरे एक एक करके शुरू की जाएंगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम पूरे ग्रुप के साथ एक अच्छी फैकल्टी बना के आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट। बाकी धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आपकी इन्वायरमेंट की क्लास हम शुरू करने वाले हैं, वो क्लास बहुत अच्छी होगी। उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हम ये दावा कर रहे हैं कि 10 में से 7-8 नंबर आप लोगों का आएगा, ठीक है। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं।